हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। और हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में हमने ये चेक किया था कि जो एल्केनों पर हेलोजनीकरण की अभिक्रिया होती है वो एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है, जिसमें हमने 3 स्टेप्स की बात की थी। और जो तीनों स्टेप्स थे उसमें हमने विभिन्न प्रकार की जो प्रोबेबिलिटीज़ थी, हमने प्रायिकता देखी थी कि किस तरह के ये अभिकारक या उत्पादों का निर्माण करते हैं, उत्पादों का निर्माण करते हैं। एक्चुअल में एल्केन के हेलोजनीकरण में हमको उत्पाद मिलना चाहिए था एल्किल हैलाइड, लेकिन जब मैकेनिज्म चेक करते हैं तो उस बेसिस पे हमको ये पता चलता है कि एक्चुअल में जो उत्पाद है वो एल्किल हैलाइडों के साथ साथ उच्चतर एल्केन भी प्राप्त होते हैं। और अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न हो रही थी, जिसमें पहला पद था अपना श्रृंखला प्रारंभन पद, जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी हैलोजन एक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। दूसरे पद में जो फ्री रेडिकल बना है क्लोरीन या कोई भी हैलोजन फ्री रेडिकल बना है वो एल्केन पर अटैक करता है और एल्किल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर देता है। जबकि तीसरा पद था हमारा श्रृंखला समापन पद, चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें अभिक्रिया को हम रोकते हैं और उत्पाद प्राप्त करते हैं, जिसमें एल्किल क्लोराइड भी एक उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा था, जबकि क्लोरीन भी मिल रहा था, क्लोरीन अणु, और साथ में जो एक अन्य उत्पाद प्राप्त हो रहा था जिसको हमने कहा था एल्केन, मतलब उच्चतर एल्केन भी प्राप्त होते हैं। ओके, लेकिन अब हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में हमने ये चीज़ डिस्कस तो कर ली कि किस तरह से हेलोजिनेशन करते हैं, लेकिन मान लो कि कोई ऐसा हेलोजन हो, ऐसा एल्केन हो जिसमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित हों, तो बात यह आती है कि उसमें जो उत्पाद बनता है, मोस्ट फेवरेबल जो उत्पाद बनता है वो कौन सा बनता है। एक्चुअल में हम उनकी जो उत्पाद की जो प्रायिकता है वो क्रियाशीलता के आधार पर चेक करते हैं। क्रियाशीलता और जो सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी है वो हम चेक करेंगे हमारे आने वाले जो टॉपिक्स होंगे उसमें। लेकिन यहाँ पे हम एक जनरल चीज़ डिस्कस करेंगे कि कुछ जैसे मान लो एक एग्जांपल की बात करते हैं, CH3 CH3 CH2 CH3, तो ये है जिसको अपने आइसोपेंटेन कहा है। इस आइसोपेंटेन में मान लो हमने क्लोरीनीकरण करवाया है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो सबसे पहले हमारे पास उत्पाद कहाँ से प्राप्त होगा। तो यहाँ पे उत्पाद के लिए हमने इससे एल्केन बनाए थे, एल्केन से एल्काइल ग्रुप बनाए थे। तो कितने एल्काइल ग्रुप बन रहे थे आइसोपेंटेन से? अगर आपने चेक किया हो पिछले वीडियोस जिसमें हमने एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन किया था, तो उसमें हमने यहाँ पे 4 प्रकार के एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन किया था। मतलब ये है कि यहाँ पे 4 प्रकार के उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो रिएक्टिविटी के बेसिस पे बात करते हैं कि क्रियाशीलता किसकी है, कौन पहले उत्पाद बना था, देखो रिएक्टिविटी अलग है और साथ में अगर अपन बात करते हैं उसकी जो यील्डनेस, लब्धि, मतलब कितना वो बन रहा है, वो दोनों चीज़ें अलग अलग है। रिएक्टिविटी का मतलब केवल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, स्टेबल बनेगा नहीं बनेगा, कितना बनेगा, वो बात की बात अपन निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 तरह के हाइड्रोजन उपस्थित है। ये 1 डिग्री है कार्बन है तो उस पर हाइड्रोजन होंगे 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई एल्केन हो जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन उपस्थित प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में जो हाइड्रोजनों की जो रिएक्टिविटी है वो ऑर्डर हमको ध्यान रखना होता है, उसी बेसिस पे वो प्रोडक्ट बनते हैं। तो ध्यान रखना रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन एक से अधिक प्रकार की प्रकृति के हो सकते हैं, तो उस बेसिस पे कौन सा हाइड्रोजन पहले सब्स्टिट्यूट होता है, पहले एल्केन के हेलोजनीकरण में वो पार्टिसिपेट करता है और उत्पाद का निर्माण करता है। तो ध्यान रखना जो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन है एल्केनों के लिए हेलोजनीकरण अभिक्रिया में, अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो वो सबसे पहले हटेगा, उसका उत्पाद सबसे पहले बनेगा प्रोबेबिलिटी के साथ। मान लो 3 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री है, इसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आप कहोगे सर 4 डिग्री हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो है रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन।
कि हेलोजन यहाँ पे अपन ने Cl2 की बात की है तो हेलोजन कौन सा हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। विभिन्न प्रकार के हेलोजन हो सकते हैं। तो इन हेलोजनों में अगर इनकी क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, क्रियाशील होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हालांकि अपन ये कहते हैं, अब एटम्स की बात करते हैं, देखो परमाणु अलग है, अणु अलग है। अगर हम परमाणुओं के रेफरेंस में बात करते हैं, चेक करना एक बार वापस से, अगर हम एटम्स की बात करते हैं, हेलोजन एटम्स, तो एटम्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। ऑर्डर इस तरह से चलता है इनका। सबसे पहले आयोडीन, अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, तो यहाँ से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के रेफरेंस में अगर अपन बात करते हैं तो एटम्स के रेफरेंस में फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, आयोडीन लेस रिएक्टिव होता है। अब देखो एटम और मॉलिक्यूल्स में फर्क है। मॉलिक्यूल्स जब होता है, देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन का अटैचमेंट की बात करते हैं तो दोनों की साइज क्या होती है, छोटी होती है। फ्लोरीन की साइज छोटी होती है आयोडीन की तुलना में। यहाँ पे मैं आयोडीन की बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर ये तो है परमाणविक आणविक अवस्था में, आणविक अवस्था में है, ये अपनी परमाणविक अवस्था में है। आणविक अवस्था में इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, कारण आकार छोटा होता है। छोटा आकार होने के कारण बंध जो बनेगा वो छोटा बनता है। जितना छोटा बंध होता है वह उतना ही प्रबल होता है, मजबूत होता है। परिणाम स्वरूप वो बंध आसानी से नहीं टूट पाता। तो इस अभिक्रिया में आपको ऊर्जा ज्यादा मिलेगी जब अपन फ्लोरीन परमाणु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, सॉरी अणु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। लेकिन अगर आयोडीन अणु की बात करते हैं तो अणु में क्या होता है, आयोडीन का आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा होने से जो दोनों परमाणु हैं उनके बीच में जो आणविक दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। परिणाम स्वरूप बंध कमजोर हो जाता है, आसानी से टूटकर अभिक्रिया देता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं परमाणविक अवस्था में। परमाणविक अवस्था में फ्लोरीन छोटा है, उच्च आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो उच्च आवेशित होने के कारण और आकार छोटा होने के कारण, परमाणविक अवस्था की बात कर रहा हूँ मैं अब, कि परमाणु की अवस्था में अगर फ्लोरीन और आयोडीन की कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण आसानी से दौड़ पाता है या अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर पाता है। देखो कोई भी स्पीशीज, जैसे मान लो एक बात करते हैं, दो बंदे हैं, एक नॉर्मल बंदर, एक सुमो पहलवान हो, तो आप अगर उन दोनों को ये कहा जाए कि अब भगिए, तेजी से भगना है, किसी टारगेट तक पहुंचना है, तो जो नॉर्मल बंदा होगा, नॉर्मल जो इंसान होगा, वो तेजी से दौड़ पाता है बजाय किसके, एक सुमो पहलवान के। मतलब यहाँ पे आयोडीन क्या हो गया, एक सुमो पहलवान की तरह हो गया, और फ्लोरीन एक नॉर्मल आदमी की तरह हो गया। तो ये आसानी से दौड़ पाता है। दैट मीन्स इसकी रिएक्टिविटी, इसके लिए इसकी जो पहुंच है, इसकी जो क्रियाशीलता है, या ये कहें तेज, इससे रिएक्ट करने की प्रवृत्ति, भागने की प्रवृत्ति इसकी तरफ, वो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी बजाय किसके, आयोडीन के। ये ध्यान रखना है। इसलिए हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एटम्स, उसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है और आयोडीन सबसे कम है। तो जो लास्ट रिएक्शंस अपन ने चेक की थी, उस लास्ट रिएक्शन में ये चीज़ और अपन को दो मेंशन करना है। कौन कौन सी? एक तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी कि 3 डिग्री हाइड्रोजन पहले लेटेगा बजाय 2 के, और 2 पहले लेटेगा बजाय 1 के। जबकि दूसरा अपन पॉइंट इसमें मेंशन करते हैं कि जो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एटम्स है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है और आयोडीन की सबसे कम होती है। रीज़न दो दे सकते हैं, ड्यू टू साइज, आकार छोटा होने के कारण, और दूसरा होता है उच्च आवेश घनत्व उपस्थित होने के कारण। तो ये पहली रिएक्शन जो हमने लास्ट वीडियोस में, लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, और रिएक्शन नंबर सेकंड, रिएक्शन जो सेकंड है अपन उसमें अपन बात करेंगे नाइट्रेशन की बात करते हैं, नाइट्रीकरण। सेकंड रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, और नाइट्रीकरण अभिक्रिया में HNO3 की अभिक्रिया करवाई जाती है किसी एल्केन स्पीशीज के साथ। RH क्या होता है? एल्केन होता है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाएगी? HNO3 के साथ।
HNO3 के साथ अगर करवाएंगे तो HNO3 किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, HONO2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो देखो HNO3 बन रहा है क्या, HNO3 बनेगा, तो एल्केन का H और नाइट्रिक अम्ल का OH ग्रुप रिमूव होता है इन फॉर्म ऑफ H2O, और यहाँ से जो बचा हुआ ग्रुप है NO2 वो इस पे अटैच होता है और प्रोडक्ट बना देता है नाइट्रो एल्केन। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, नाइट्रो एल्केन। ओके, तो ये अगर हम इसको अगर किसी रिएक्शन के साथ अगर पर्टिकुलर प्रोसीड करना चाहिए, CH3H क्या हो गया, मीथेन हो गया क्या, मीथेन पर HNO3 की रिएक्शन करवाओगे, NO2 ग्रुप ऐड करना है, माइनस H2O हटाना है, तो ये बन जाएगा CH3NO2। इसको अपन क्या कहेंगे, नाइट्रो मीथेन। क्या बन जाएगा, नाइट्रो मीथेन बन जाएगा। तो ये सेकंड अभिक्रिया है हमारी, किसके साथ, नाइट्रीकरण है, HNO3 के साथ अभिक्रिया प्रोसीड होती है और H2SO4 की प्रेजेंस अपन दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर थर्ड रिएक्शंस की बात करते हैं, थर्ड रिएक्शन होती है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। और सल्फोनीकरण में समूह कौन सा जुड़ता है, समूह जुड़ेगा SO3H समूह का जुड़ना सल्फोनीकरण कहलाता है। सल्फोनीकरण क्या है, SO3H समूह का जुड़ना सल्फोनीकरण कहलाएगा। रिएक्शंस बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करती है, RH प्लस H2SO4 किसके साथ उपस्थिति में होती है, SO3 की उपस्थिति में संपन्न होती है, तो प्रोडक्ट बनाएगा RSO3H। इसको अपन कहेंगे एल्केन सल्फोनिक एसिड। क्या कहेंगे इसको, एल्केन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पे बात सबसे इंपॉर्टेंट आती है इसकी मैकेनिज्म की, कि जो सल्फोनेशन इसमें होता है वो सल्फोनेशन में जो ग्रुप बनता है वो किस तरह का प्रोसीड अपन करते हैं, उसको किस तरह से हम बनाते हैं। तो जो SO3H समूह होता है वो बनता है HSO4 प्लस SO3 से। ये H प्लस इस पे अटैच्ड होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है HSO4 माइनस प्लस SO3H प्लस। ये अटैक करता है इस एल्काइल के ऊपर, ठीक है। अब ये इस पे अटैक कैसे करता है, इसको मैं एक बार बताता हूँ कि ये SO3 इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होता है तो ये जो H है ना, वो इस ऑक्सीजन पे आ जाता है। जब SO3 की फॉर्म में होता है तो जो जैसे ही डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो पीछे से जो H प्लस का निष्कासन होता है वो H पर लगकर SO3H में कन्वर्ट हो जाता है। पीछे जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं तो सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए सल्फर पर अपन ने पॉजिटिव चार्ज रखा है, जबकि इसमें से H प्लस का निष्कासन के बाद बची हुई स्पीशीज कौन सी होगी, HSO4 माइनस। इस तरह से हम इसका निष्कासन करके इसका निर्माण करते हैं, एल्केन सल्फोनिक एसिड का निर्माण करते हैं। ओके, तो ये सेकंड और थर्ड रिएक्शन है, सेकंड है नाइट्रेशन और थर्ड है सल्फोनेशन। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं दहन अभिक्रिया, पायरोलाइसिस जिसको हम कहते हैं। अभिक्रिया कौन सी होगी, पायरोलाइसिस या दहन अभिक्रिया। अब दहन अभिक्रिया या पायरोलाइसिस क्या होता है, पायरोलाइसिस होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊष्मा के द्वारा उसका अपघटन करवाया जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ताप के द्वारा अपघटन करवाना पायरोलाइसिस या दहन अभिक्रिया कहलाती है। तो नंबर 4 रिएक्शन है दहन या ये कहें पायरोलाइसिस। रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस क्या है, तो डेफिनेशन कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। डेफिनेशन होती है ऊष्मा के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का अपघटन पायरोलाइसिस या दहन कहलाता है। क्या है, ऊष्मा की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों का दहन, कार्बनिक
यौगिकों का अपघटन कह सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों का अपघटन दहन कहलाता है, दहन कहलाता है। और ध्यान रखना, अगर वायु की अनुपस्थिति की बात करते हैं और दहन अभिक्रिया की बात करते हैं तो सामान्यतः यह अभिक्रिया वायु की अनुपस्थिति में हो रही है, ऊष्मा की उपस्थिति कह दें या वायु की अनुपस्थिति कह दें, तो अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वायु की अनुपस्थिति के कारण, वायु की अनुपस्थिति के कारण यह अभिक्रिया भंजन अभिक्रिया भी कहलाती है, भंजन अभिक्रिया भी कहलाती है। तो अपन दोनों नाम दे सकते हैं अभिक्रिया को, या तो दहन कह दें या फिर भंजन अभिक्रिया कहते हैं, दहन या भंजन। ओके, अब होता क्या है रिएक्शंस में वो समझना कि यहाँ पे कोई भी एल्केन है, ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है, या हमने बात कर ली कि अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होगी। तो कोई भी एल्केन है वो हाइड्रोजन का निष्कासन करती है, H2 का निष्कासन करती है और निम्नतर एल्केन व एल्कीन में कन्वर्ट होती है, निम्नतर एल्केन प्लस निम्नतर एल्कीन, ध्यान रखना, निम्नतर एल्केन या निम्नतर एल्कीन में परिवर्तित हो जाती है। जब किसी एल्केन में से हाइड्रोजन का निष्कासन कर दें तो इससे बनने वाली स्पीशीज कौन सी है, निम्नतर एल्केन और निम्नतर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे सपोज करो आप कुछ भी मान लो फॉर्मूला C3, सबसे सिंपलेस्ट की बात करें C2H6, C2H6 की बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट की बात करते हैं, सबसे पहले C2H6, C2H6 से अगर हाइड्रोजन का निष्कासन कर दें तो इस स्पीशीज में से अगर H2 निकाल दें, दो हाइड्रोजन निकाल दें तो बची हुई स्पीशीज क्या होगी, कार्बन का हाइड्रोजन C2, 6 में से 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं तो कम होने की वजह से यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 4। अब बताओ C2H4 किसका फॉर्मूला होता है, हम चेक करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो एथेन था, एथीन में कन्वर्ट हो गई, एथेन से एथीन में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, C3H8 की बात कर लेते हैं, C3H8 प्रोपेन होता है वैसे तो, इसमें से अगर हम हाइड्रोजन का निष्कासन करें तो पहले हो जाएगी C3H6, क्या होती है, प्रोपीन। अगर इसके साथ साथ और बात करें तो देखो CH4 का निष्कासन कर सकते हैं, एक बार निम्नतर एल्केन बना सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन हर बार हाइड्रोजन का ही निष्कासन हो, निम्नतर एल्केन का भी निर्माण किया जा सकता है। तो CH4 निकाला हमने, इसमें से CH4 निकाल दिया, बचा क्या, 3 में से 1 कार्बन गया, 2 कार्बन बच गए तो C2, 8 में से 4 कार्बन गए तो 4 कार्बन यहाँ पे। तो देखो प्रोपेन था, प्रोपेन से मेथेन भी बन सकता है, एथीन भी बन सकती है और प्रोपीन भी बन सकती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जो प्रोबेबिलिटीज हैं, प्रोडक्ट की जो प्रायिकता है वो अलग अलग प्रकार से संभव होती हैं कि अलग अलग यौगिकों के निर्माण ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक अदर एग्जांपल्स की, इसमें कि कितने यौगिक बन सकते हैं, कितने और उत्पाद हम इनके बना सकते हैं। तो दहन क्या है, ऊष्मा की उपस्थिति में कार्बन यौगिकों का अपघटन, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में होती है इसलिए इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, भंजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो और एग्जांपल C3H8 कर लिया, हम एक एग्जांपल और चेक करते हैं इसका कि किस तरह से हम इनकी पायरोलाइसिस दहन करवा सकते हैं। तो दहन अभिक्रिया के लिए प्रोपेन के बाद में हम बात कर रहे हैं ब्यूटेन के लिए। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है अपने पास C4H10 होता है। C4H10 से कौन से बन सकते हैं, हाइड्रोजन का निष्कासन करो तो C4H8 ब्यूटीन बन सकती है। दूसरी संभावना क्या है, CH4 निकालोगे तो बचा हुआ क्या है, यहाँ से क्या बचेगा, C4H10 में से CH4 निकालोगे तो यहाँ
ऐसे ही अब और तीसरी संभावना क्या हो सकती है, CH4 के बाद में C2H6 निकाल दे, मान लो मेथेन को निकाल दिया, एथेन निकाल के चेक कर ले C2H6, C2H6 के बाद में देखो इसमें से C4H10 में से क्या निकाला अपन ने, C2H6, बचा क्या C2H4 बच गया क्या, तो देखो मेथेन था और प्रोपीन बन गई, अब क्या बन गया एथेन और एथीन बन गई। क्या हम यहाँ पे C4H10 निकाल सकते हैं क्या, सॉरी C3H8 निकाल दे, प्रोपेन निकाल दे, तो बचेगा क्या, एक तो कार्बन और दो हाइड्रोजन, यह नहीं बनती, इसका मतलब यह अभिक्रिया नहीं होगी। केवल यहाँ पे 1, 2 और 3 संभावनाएं हमको नजर आती है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, आप इसी बेसिस पे आप प्रैक्टिस करोगे। और एग्जांपल है C5H12, कितने इसमें यौगिक बन सकते हैं, इन यौगिकों को आप चेक करोगे कि आपको ये पायरोलाइसिस प्रक्रिया समझ में आई या नहीं आई। तो ये आपका एक प्रैक्टिस वर्क है कि C5H12 के लिए आप पायरोलाइसिस में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करोगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पायरोलाइसिस अभिक्रिया एक्सप्लेन हुई होगी, जिसके द्वारा आपको जो दिया गया एक प्रैक्टिस वर्क है C5H10 के लिए, उसको आप कंप्लीट करोगे। ओके, नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया होती है ऑक्सीडेशन कह दो, या फिर अपन कहते हैं जो अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका अपघटन करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इस ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के साथ अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो हमको ये पता है कि जो एल्केन होते हैं, एल्केन का फॉर्मूला अपने पास होता है CnH2n+2, और ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो कोई भी एल्केन हो H2n+2 प्लस ऑक्सीजन O2 है, और O2 का जो फॉर्मूला अपन यहाँ पे राइट करेंगे वो आता है हमारे लिए 3n+1/2, ये एक फॉर्मूला होता है। इससे क्या होगा कि जो CO2 का फॉर्मेशन होता है वो साथ में n+1 H2O का निर्माण हो जाता है। किस किस का निर्माण होगा, बात अपन करते हैं कि अगर CnH2n+2 है, एल्केन है, उसका ऑक्सीकरण करवाओगे तो CO2 और साथ में जल का निष्कासन होता है। इस अभिक्रिया में क्या होती है, चूंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है तो ऊर्जा का निष्कासन होता है, इसके साथ में हम इसको ऊर्जा भी दिखा देते हैं। जो हमारे साधारणतः हमारी जो रसोई गैस होती है, ब्यूटेन वगैरह होती है, उनका अपघटन इसी प्रकार से होता है कि जो गैस मुक्त होगी वो CO2 होगी, H2O है वो वेपराइज्ड हो जाता है, जो हीट है, ऊर्जा है, वो हमारे काम आती है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला है ऊर्जा का निष्कासन मतलब ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया प्रकार की होती है, ध्यान रखना। कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक एग्जांपल की बात करते हैं CH4+। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रखोगे, 3 × 3 + 1 4/2, मतलब 2 O2 का निर्माण। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, और जो n यहाँ होगा वही n यहाँ होगा, ये ध्यान रखना अपन को। तो इसको आप निर्धारित डिसोसिएट करोगे तो n की वैल्यू क्या देखो, यहाँ पे 1 है, 1 कार्बन है तो CO2 और 1 + 1 मतलब 2 H2O। चेक कर लीजिए, अभिक्रिया आपकी बैलेंस है। इसी प्रकार अपन ब्यूटेन की बात करते हैं C4H10+। अब यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 3 12 और 1 13/2 O2। अब नहीं, अगर पॉइंटों में नहीं लिखना कभी भी अभिक्रिया को, ध्यान रखना। इसको आप डिसोसिएट करोगे तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 CO2 मिलेंगे प्लस 4 + 1 मतलब 5 H2O मिलते हैं। चेक कर लीजिए, अभिक्रिया बैलेंस है और साथ में एनर्जी भी प्राप्त होती है। ओके, तो ये नेक्स्ट रिएक्शन थी अपनी
जिसको अपन अभिक्रिया नंबर 5 कह सकते थे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर किसी एल्केन को अभिक्रिया करवाई जाती है, दहन करवाया जाता है या जलाया जाता है तो वह CO2 और H2 गैस मुक्त CO2 गैस और H2O मुक्त करते हैं और साथ में गैस ऊर्जा का निष्कासन करते हैं। अगर नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं तो नेक्स्ट अभिक्रिया होती है एरोमेटाइजेशन, मतलब एरोमेटीकरण। अभिक्रिया कौन सी होगी? एरोमेटीकरण। कि यहाँ पे एल्केन क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं और किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह ओपन चेन किसमें चेंज हो जाती है? एक एरोमेटिक यौगिक में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर अपन बात करते हैं CH2 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 CH3 CH3, चेक करो देखें ये स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, एन हेक्सेन है क्या ये? इसको अपन कहेंगे एन हेक्सेन। अगर हम इसकी अभिक्रिया Al2O3 या Cr2O3 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, ये अब चाहे कैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं और डीहाइड्रोजनेशन करवा देते हैं। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना। परिणाम स्वरूप ये एरोमेटाइजेशन करवाते हैं और एरोमेटाइजेशन के परिणाम स्वरूप ये किसका निर्माण कर देते हैं? बेंजीन का निर्माण कर देते हैं। और साथ में अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है? N का C6H14 होता है। तो एरोमेटाइजेशन से क्या बन रहा है? C6H6 बन रहा है। कितने आइटम खत्म हो गए? 14 में से 6 गए तो 8 बचे, मतलब यहाँ पे 4 H2 मॉलिक्यूल का निष्कासन कर दिया जाता है। इस तरह से एरोमेटाइजेशन, एरोमेटीकरण अभिक्रिया है। नंबर 6 एरोमेटीकरण अभिक्रिया। तो इस तरह से एल्केन की जो अभिक्रियाएं हैं वो कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हेलोजिनेशन अपन ने करवाया था, एल्किलीकरण हेलोजनीकरण करवाया था एल्केनों का, उसमें जो उनकी रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी है, वर्णात्मकता और क्रियाशीलता, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इन वीडियोज़ को चेक करो, आराम से पढ़िए। प्रॉब्लम आती है आप मेंशन कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो के टाइम। ओके, तब तक आप आराम से पढ़िए। बाय।